नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं बात करूं एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल की, एक बहुत बहुत बेसिक फंडामेंटल की। मैं एक ह्यूमन हूँ, राइट। मेरे पास दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, एक शक्ल है, मुंह है, जीभ है, दांत हैं। मैं खाना खा सकता हूँ, उसको डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मैं हवा ले रहा हूँ, हवा छोड़ रहा हूँ। ये सब कैसे हो रहा है? एक बेसिक मेरी बॉडी का फ्रेमवर्क है, मेरी बॉडी का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरी बॉडी को इस फ्रेमवर्क ने कॉन्स्टिट्यूट करा है। तो जो मेरी बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ रखिए इस हेडफ़ोन की, इसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका खुद की एक बनावट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बनावट है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो एस्टैब्लिश करता है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, कैसे गवर्न करती है। मेरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, मुझे खाना तोड़ना है, मुँह पर लेकर जाना है, चबाना है, निगलना है, वो डाइजेस्ट होगा, वो एक्सक्रीट होगा, एक पूरा-पूरा सिस्टम है। जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सबका साथ सेम प्रिंसिपल है, जितने ह्यूमन बीइंग हैं, उन सबका सेम कंपोज़िशन है, सेम फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक फ्रेमवर्क है, जो एस्टैब्लिश करता है कि कैसे कोई स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, खुद को गवर्न करेगी। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, एक कंपनी में एक सीईओ होता है, अपर मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉइज़ होते हैं, फिर कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, कंपनी के अलग-अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, कंपनी के अलग-अलग फिर ब्रांचेज़ होते हैं। तो कंपनी का खुद का एक फ्रेमवर्क है, कंपनी का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया के पास भी खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बताता है कि इंडिया क्या है, इंडिया कैसे बना है, इंडिया को कौन गवर्न करेगा, इंडिया कैसे चलेगा। तो इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इंडिया कैसे काम करेगी, खुद को कैसे गवर्न करेगी। ये बनाता है कि इंडिया एक एंटिटी कैसे बनेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ लिखे हुए डेफिनेशन की, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established precedents according to which a state or other organization is governed। तो कैसे कोई स्टेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है, उसके बारे पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो established precedent हैं, जो बात करते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इंडिया कैसे गवर्न करेगी, इंडिया कैसे काम करेगी, इसको कौन डील अपॉन कर रहा है? इसको डील अपॉन कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे अगर हम कंपनी की बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निकल कर के आते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एक्ट हो सकता है, कोई एक्ट के थ्रू कुछ स्टैब्लिश हो सकती है। तो जो एक्ट है, वो एक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फ्रेमवर्क है। मेरी बॉडी का एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है कि मेरे पास लंग्स हैं, मेरे पास हार्ट है, किडनीज़ हैं, लिवर है, ऑर्गन्स हैं। इन सब ऑर्गन्स का अपना-अपना फंक्शन है। जब ये ऑर्गन्स फंक्शन कर कर रहे हैं, इन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शन के थ्रू मैं ज़िंदा रह पा रहा हूँ। तो वैसे ही इंडिया के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जब वो काम कर रहे हैं, तभी इंडिया सर्वाइव कर पा रही है। तो बेसिकली कोई भी वो चीज़, कोई भी वो प्रेसिडेंट्स, कोई भी वो एस्टेब्लिश्ड रूल्स, रेगुलेशन, कोई भी चीज़, जो कोई चीज़ का फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दीज रूल टुगेदर मेक अप, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट द एंटिटी इज। कॉन्स्टिट्यूट मतलब करना, मतलब क्या होता है? बनाना। जितने मेरे ऑर्गन्स हैं मेरे बॉडी के अंदर, जो वेन्स फ्लो कर रही हैं, जो कैपिलरीज है, आर्टरीज हैं, मेरा जो हार्ट है, जो ऑर्गन्स हैं, जो बोन्स हैं, जो स्किन है, ये सब मुझे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो चीज़ मुझे बना रही है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही जो चीज़ इंडिया को बना रही है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो चीज़ किसी कंपनी को बना रही है वो उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अगर हम लीगल टर्म में बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लीगल टर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी जगह का सुप्रीम लॉ जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेरी बॉडी का सुप्रीम लॉ क्या है? मेरे पास ऑर्गन्स है, मेरी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, मेरी बॉडी कैसे गवर्न कर रही है, खुद को कैसे चल रही है, कैसे बात कर पा रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है।
मेरी बॉडी की सुप्रीमेसी है। वैसे ही इंडिया कैसे काम काम करेगी, इंडिया कैसे गवर्न करेगी, इंडिया को जो चीज़ बनाएगा वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। दूसरा, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉज, द गवर्नमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। अब हम देखेंगे कि इंडिया के पास एक लेजिस्लेचर है, ठीक है, एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच काम कर रही हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, कैग है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कैसे फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर वेन्स, मेरी लंग्स, मेरे ऑर्गन्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कैसे जिंदा रह पा रहा हूँ। वैसे ही किसी भी स्टेट के लिए जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जो ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं कि लॉ कैसे क्रिएट होंगे, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, प्रोसीजर क्या होगा, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, जो फ्रेमवर्क डिटरमिन करेगा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये क्या करता है, ये बात करता है कि कैसे पावर सेपरेट होंगी। अब अगर मैं बात करूं, मेरे मेरी बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, ठीक है, लिवर है। तो जो ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अगर सारे ऑर्गन्स सेम काम करना शुरू कर दें, अगर सारे ऑर्गन्स ब्लड पंप करना शुरू कर दें, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। लंग्स का काम सांस लेना है, हार्ट का काम ब्लड पंप करना है, लिवर का काम खाना डाइजेस्ट करना है, किडनी का काम वाटर को प्यूरिफाई वाटर को वो करना है, ठीक है। वैसे ही ब्लड का काम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फ्लो करते हुए लेकर जाना है। हर चीज़ का अपना अपना काम है, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। तो वैसे ही किसी भी कंट्री को रन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन चाहिए होते हैं। इंडिया में हमने बात करी, तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और इन तीनों का अपना अपना काम है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे, कि इनके आपस में सेपरेशन कैसे होगा इनकी पावर्स का। तो वो, जैसे मेरी बॉडी के अंदर लंग्स का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है, वैसे ही इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। तो इन सब का काम अलग अलग है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो स्टेब्लिश करेगा कि इनका काम क्या है, ये कैसे काम करेंगे, इनके फंक्शन क्या क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, इनकी ड्यूटीज क्या होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। उसके अलावा अगर कोई चीज़ अमेंड करनी पड़े, अब मेरी बॉडी का जो लिवर है वो ख़राब हो जाए, मुझे लिवर नया लिवर लगाना पड़ रहा है, ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, तो उसकी बेसिस पे जो, अगर लिवर जिस टाइम पे नहीं है, मैं नया लिवर कैसे लगा रहा हूँ। अगर कोई कल नया बॉडी में कोई चीज़ लगानी पड़ती है, जैसे हड्डी टूट जाए तो एक टेम्परेरी बोन लगानी पड़ रही है, किसी के पाँव नहीं है तो नया पाँव लगाना पड़ रहा है। तो एक अमेंडमेंट बॉडी का हम कर रहे हैं। वैसे ही इंडिया के अंदर कैसे कोई चीज़ अमेंड होगी, कैसे काम करेगी, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। किसी का हार्ट टूट जाए, हार्ट कट जाए फॉर एग्जांपल, और उसको टेम्परेरी काम करने के लिए नया हार्ट, एक रोबोटिक हैंड हम लगा रहे हैं, तो हम उस बॉडी को अमेंड कर रहे हैं। वैसे ही इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया को गवर्न करता है, उसमें अगर कल कोई चेंज की नीड निकल करके आती है, तो वो काम भी कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो इट इंक्लूड्स प्रोसीजर फॉर इट्स ओन अमेंडमेंट टू अडाप्ट एंड टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो कैसे बदलते टाइम के साथ साथ बदलाव चाहिए, जो गवर्न वो चीज़ करे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सुप्रीम लॉ है जो बात करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट कैसे रन करेगा। ये बात करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि लोगों की क्या राइट्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, गवर्नमेंट की क्या राइट्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है गवर्नेंस का, कि कोई चीज़ कैसे गवर्न करेगी, मेरी बॉडी कैसे चलेगी, इंडिया कैसे रन करेगा, कोई भी कंट्री कैसे रन करेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस चीज़ से डील ऑन करेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल टर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोसीजर है, जो एक कंट्री को रन करने का काम करता हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो रन करता है, जो बात करता है कि एक गवर्नमेंट क्या होगी, उसके राइट्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ड्यूटीज क्या होंगी, कैसे कंट्री रन करेगी, उसको कैसे गवर्न करा जाएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सीधे सीधे अगर हम बात करें, सॉरी, दिस इज द फिलोसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की फिलॉसफी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका पर्पस क्या है, जो फिलॉसफी इस चीज़ के साथ डील करेगी कि इसका पर्पस क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अब अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो हम एग्जांपल पर आते हैं। Constitutionalism refers to the act that defines that a country or state should be governed by specific rules or the ruling document, that is the constitution. Constitutionalism refers to the act that defines that a country or state should be governed by specific rules or the ruling document, that is the constitution. A constitution is a ruling document within a country that defines the specific rules and behaviors to govern and run the country. तो हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो एक फ्रेमवर्क है कि कंट्री कैसे रन करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो फ्रेमवर्क नहीं है, वो फिलोसफी है कि जो ये फ्रेमवर्क है, जो कंट्री है इस फ्रेमवर्क के थ्रू रन करे, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। मतलब मेरी बॉडी ये है, मेरी बॉडी का फ्रेमवर्क है, मेरी बॉडी ये है, ऐसे चलेगी, ऐसे काम करेगी, ये डिटरमिन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करेगा, वो बात करेगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ऐसा काम करना है, मुझे सही मॉरली काम करना है, जो मेरी बॉडी के फंक्शंस हैं वो काम प्रॉपरली, मेरी बॉडी काम प्रॉपरली करे। अब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल दे करके, लेट अस से एक कंट्री है, कंट्री ए, इस कंट्री ए के अंदर एक है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन चीज़ों की बात करी गई है, फॉर एग्जांपल कि इस कंट्री का एक लेजिस्लेचर होगा जो इस कंट्री के लॉ बनाएगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा जो इन लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, और एक जुडिशरी होगी जो चेक करेगी कि जो ये लॉ है प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और इनकी ब्रीच के ऊपर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाएगी और बाकी चीज़ें करेगी, ठीक है। इस कंट्री ए का बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है, वो कहता है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें दे रखी हैं इसको आप फॉलो करो, इसको फॉलो करना इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब अगर लेजिस्लेचर कहे कि नहीं मैं इन दोनों को नहीं मानता, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, वो जुडिशरी खत्म कर दे, एग्जीक्यूटिव खत्म कर दे और सारा पावर अपने हाथ पर ले ले, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इस फिलोसफी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो कंट्री जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेसिफिक रूल्स के साथ गवर्न हो, वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के साथ गवर्न हो, ये है फिलोसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखकर लेकर के समझते हैं, ठीक है। एक बार लेट अस से कि हम बच्चे हैं और हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए एक नया गेम बनाया, वेट लेट मी चेंज द एग्जांपल, ठीक है। लेट अस से एक आदमी है ए, उस आदमी ने एक नया गेम बनाया जिसको खेल रहे हैं अब 10 लोग। वो आदमी जाकर के इन 10 लोगों के साथ खेलना शुरू करता है, तो टोटल 11 लोग इस गेम को खेल रहे हैं। ये आदमी 10 लोगों को गेम समझाता है, गेम ऐसा है, गेम में ये होने वाला है और गेम ऐसे ऐसे रन करेगा। वो उन लोगों को देता है इस गेम की एक रूल बुक, कि गेम की रूल बुक है, इसके थ्रू आप काम करो। गेम बनाया ए ने है, बाकी 10 लोग खेल रहे हैं और जितने लोग हैं सबके पास ये रूल बुक है, इस रूल बुक के थ्रू गेम चल रहा है। अब होता क्या है कि गेम के बीच पर ए हारने लगता है, तो ए को लगता है कि नहीं, ये जो रूल बुक है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, अगर वो ऐसा कर दे वो गेम जीत जाएगा, तो वो उस रूल बुक के बाहर जाकर के कोई काम करना शुरू कर दे तो पूरा गेम खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो रूल बुक है वो ए के ऊपर लागू नहीं हो पा रही है। भले ही गेम ए ने बनाया, भले ही गेम को ए ने कॉन्स्टिट्यूट करा, ए ने जो रूल बुक है वो इस गेम की, अब जो रूल बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशन इस गेम का। अब जितने प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं वो सब इस रूल बुक को फॉलो करें, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन सिंपल वर्ड्स ये है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो इस रूल बुक को फॉलो करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये ना हो कि आप अपना मन से नया रूल स्टैब्लिश कर दो, आप कुछ भी करना शुरू कर दो, वो काम आप करोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अलग अलग जूरिस्ट्स ने कैसे डिफाइन करा है। माइकल रोजनफील्ड बोलते हैं, नो एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट broadly modern constitutionalism requires imposing limits on the powers of government, adherence to the rule of law and the protection of fundamental rights। इसको हम करेंगे डिकोड। तो माइकल रोजनफील्ड बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कोई भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जो वाइडली एक्सेप्टेड है,
ठीक है। बट अगर हम ब्रॉडली बात करें, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करें, तो क्या रिक्वायर करता है? ये रिक्वायर करता है इम्पोजिंग लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, उसकी पावर है, इंडिया में गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है, वो हर काम कर सकती है, बट इसकी पावर को लिमिट जो चीज कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कि ये कुछ भी एनार्किक वे में काम करना ना शुरू कर दे। गवर्नमेंट के मन में आया कि आज हम बंदूक पकड़ते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। अडहरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश्ड है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो लॉ बोल रहा है सबके ऊपर सेम लॉ अप्लाई हो रहा है, उसके उसका अडहरेंस हो रहा है, उसको उसकी पालना हो रही हो, उसको हम फॉलो कर रहे हो। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, लोगों के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन जो हो रहा हो वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एज पर माइकल रोजनफील्ड। जियोवानी सर्तोरी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की आर्बिट्ररी पावर को कर्व करने का काम जो करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब कि स्टेट कोई ऐसा काम ना करे जो आर्बिट्ररी हो। अब आर्बिट्ररी काम का मतलब क्या है? स्टेट को गवर्नमेंट के मन में है कि आज हम लोगों को गोली से मारना शुरू करेंगे, तो स्टेट ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी आर्बिट्ररी पावर के ऊपर लगा रखा है हमने कर्व, उसको हमने पावर को रोक रखा है। तो जियोवनी सर्टोरी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉल्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट को भी इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करेगी तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं रहेगी। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अकॉर्डिंग टू मैकवेन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लीगल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पर लीगल लिमिटेशन, गवर्नमेंट के पर लीगल लिमिटेशन, गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने मन से हर काम नहीं कर सकती है। इट इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररी रूल्स। गवर्नमेंट के मन में कोई रूल, गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें एक रूल बनाना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के इस आर्बिट्ररी रूल के ऊपर एक एंटीथेसिस है, उसको रोकने का काम ही फिलोसफी कर रही है। इट्स ऑपोजिट इज अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट। एक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली गवर्नमेंट, एक है डेस्पोटिक गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, द गवर्नमेंट ऑफ विल इंस्टेड ऑफ द लॉ। गवर्नमेंट के मन में आया आज हम जंगल जलाएंगे, आज हम गोलियां मारेंगे, आज हम वॉर करेंगे। गवर्नमेंट के मन में जो आ रहा है गवर्नमेंट वो काम कर रही है। दैट इज अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट, अ डेस्पोटिक रूल। बट इसको जो रोकने का काम कर रहा है, इस आर्बिट्ररी रूल को जो रोक रहा है, वो फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअली मीन्स। नाउ अब हम बात करेंगे कार्ल फ्रेडरिक की। उन्होंने अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी में लिखा है दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बिल्ट ऑन अ सिंपल आइडिया दैट द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल एंड ऑपरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इंडिया है, इंडिया में हमने भी इलेक्शन करे थे, हमने अपना खुद की गवर्नमेंट चूज करी, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करे। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है और लोगों के बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको रन कर रहे हैं, बट इज सब्जेक्ट टू द सीरीज ऑफ रिस्ट्रेंट्स which attempt to ensure the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing। तो एक इसके ऊपर एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, इस गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि वो ये इंश्योर करे कि वो कोई भी काम ऐसा ना करे कि जो पावर उसको दे रखी उसको अब्यूज करना शुरू कर दे। हम लोगों ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दी है कि हमारे लिए वो लॉ बनाए, रूल्स बनाए, पर वो ऐसे रूल बनाना शुरू ना कर दे जो हम ही को हार्म करना शुरू कर दे। वो अपनी पावर उस पोजीशन पर पहुंच करके उस पावर को इस तरीके से अब्यूज ना करें कि सब कुछ ही सत्यानाश हो जाए। दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मीन्स, और कार्ल फ्रेडरिक ने यही बात करी थी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, किसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। पहला एलिमेंट है पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब सोवरीन कौन है? लोग सोवरीन है, पीपल सोवरीन है। अब गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है कि एक मोनार्की गवर्नमेंट है, मतलब राजा जो है वो पावरफुल है, राजा सब कुछ है अपने आप पर, किंग इज द वन एंड ऑल। ठीक है। तो जो राजा है वो सब कुछ है, दिस इज नॉट पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज मोनार्किक सोवरेनिटी। जो राजा है वो सुप्रीम है, वो ऑल इन वन माइटी पावरफुल है। बट अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तो यहाँ लोग सोवरीन है, पीपल सोवरीन है, हम लोगों ने खुद को सोवरेनिटी दे रखी है। सेकंड, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। जो डॉक्यूमेंट है ये सुप्रीम है, इसको कोई भी चेंज ऐसे नहीं करेगा, इसको सब फॉलो करेंगे। दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
रूल ऑफ लॉ इज जो लॉ स्टेब्लिश्ड है उसका रूल होगा, ना कि किसी राजा का रूल होगा। मतलब जो लॉ बने हैं वो सबके ऊपर सिमिलरली अप्लाई होंगे। हमने पढ़ा था लीगल मेथड्स पर रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एविडेंसी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, अगर आपको याद होगा रूल ऑफ लॉ। तो जो रूल ऑफ लॉ है ये अप्लाई होगा, ना कि रूल ऑफ अ इंडिविजुअल। लोग रूल नहीं करेंगे, लॉ रूल करेगा। फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी होगी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। हमारे पास पावर होगा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होगी वो रिप्रेजेंटेटिव होगी और लिमिटेड होगी। ये नहीं होगी कि एक बार हमने किसी को बनाकर बैठा दिया पावर पर तो जो मर्जी वो करने पे लगा है। दूसरा, ये मतलब नहीं है कि वो एक बार पोस्ट पर बैठ गया, कोई पीएम बन गया तो जो मर्जी वो कर रहा है। उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। वाई? वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा सिविलियन कंट्रोल ऑन द मिलिट्री फोर्सेस, लोगों का कंट्रोल होगा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। ये नहीं है कि गवर्नमेंट के में जो आ रहा है वो काम कर रही है, पर सिविलियंस जो होंगे वो भी देखेंगे कि मिलिट्री कैसे काम कर रही है, उनके पास पावर होगी इसको चेक करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो पावरफुल हैं। मिलिट्री का रूल नहीं निकल कर नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि जो मिलिट्री में लोग रह रहे हैं उनके अंदर जो निकल कर क्या रहा है वो कर रहे हैं। जो सिविलियंस हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मिलिट्री को कंट्रोल करेंगे। मिलिट्री में क्या होता है, जनरल होता है आर्मी में, वैसे ही अलग अलग एयरफोर्स में अलग होते हैं, नेवी में अलग होते हैं, राइट। तो जितने भी हमारे उसके आज के टाइम में सीडीएस हमारे पास, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रेसिडेंट है उनके ऊपर। तो जो सीडीएस हैं, जो इस डिफेंस के एक्चुअल हेड हैं, वो इसको मिसयूज ना करें। इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहे? सिविलियन का कंट्रोल रहे। सिविलियन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब क्यों? क्योंकि हम अपने नेताओं को चूज कर रहे हैं, हम सिविलियंस हैं, हम अपने नेताओं को चूज कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। बजटिंग कौन कर जो बजटिंग करेगा आर्मी और डिफेंस की। प्रेसिडेंट है जो जिसके साइन के बिना वॉर वगैरह नहीं हो सकते। तो इनको कब करने के लिए, रोकने के लिए सिविलियन कंट्रोल है। थर्ड, पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। जो पुलिस है वो अपने मन से काम नहीं करेगी, उसके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल भी होगा और वो लॉ से गवर्न करेगी। पुलिस के कोड होते हैं, कंडक्ट रूल्स होते हैं। ये नहीं है कि पुलिस के अंदर जो आया वो कर दे। हमारे पास अभी तक सीआरपीसी थी, अब हमारे पास भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है, राइट। तो जो ये नए लॉज इनेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, पुलिस उनके थ्रू गवर्न होगी। ये नहीं कि पुलिस के मन में आया आज मैं इसको अरेस्ट कर दूं, नहीं। जो हमारे प्रोसीजरल लॉ पर दे रखा है कि कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, कैसे चीज़ें काम करेंगी, पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा। और वो करने के बाद भी जुडिशियल कंट्रोल रहेगा। ये नहीं है कि पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और छोड़ ही नहीं रही है, किसी को लेके जा रहे हैं लॉकअप में, मार पिटाई कर दी, नहीं। जुडिशियल कंट्रोल है। अगर आप किसी को अरेस्ट करोगे, उसको आप कोर्ट के आगे लेकर जाओगे, जुडिशरी के आगे लेकर जाओगे, और जुडिशरी आगे डिटरमिन करेगी कि वो जेल पर रहेगा, वो बाहर रहेगा, बेल पर रहेगा, केस वैलिड है, इनवैलिड है, क्या है। सब काम जुडिशरी का है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बिना कोई भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वो है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इनका पर्पस सेम है कि जो लोग हैं वो सिक्योर रहें, बट इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक स्टेटमेंट है। जो हमने बात करी थी गेम की, ए ने गेम बनाया था, इस गेम की एक रूल बुक थी। जो रूल बुक है वो एक रिटन स्टेटमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। Constitutionalism is the idea or philosophy that governs through the rules and regulation stated in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? वो ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं इसके थ्रू आप गेम खेलो, अब अपने मन से नए रूल नहीं बनाओ। जो ये आइडिया है, इस आइडिया को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो रूल्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इट इज द एक्ट दैट अलाउज द कॉन्स्टिट्यूशन टू फंक्शन। ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्राइमरी लॉ है, ये लॉ फंक्शन करे, इस जो आइडिया है ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट्स द रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
इसके अंदर दे रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की, एक पार्लियामेंट होगी, वो अपनी लॉ बनाएंगी, एक जुडिशरी होगी जहाँ चीफ जस्टिस उसके हेड होंगे, और जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी, कैसे लोअर कोर्ट्स के ऊपर उसके ऑर्डर्स बाइंडिंग रहेंगे। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट कितना किस हद तक काम कर सकते हैं। ये नहीं कि पीएम के मन में आया कि मैं आज कोर्ट जाकर बैठ रहा हूँ और सब फैसले में सुनाने वाला हूँ, नहीं। पीएम कैन नॉट डू दैट बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, अ कंट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन whereas it can never exist without constitutionalism as it defines the laws and behaviors of governance। फिलोसफी देखो, अगर आपके पास रूल्स है, रेगुलेशन है, नहीं है आपके पास कोई रूल बुक नहीं है गेम खेलने की, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर आपके पास गेम खेलने के लिए मॉरल्स ही नहीं है, आपके पास कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, आप गेम नहीं खेल सकते। मतलब एक गेम, बिजनेस का एक गेम है, मोनोपोली आपने खेला होगा सब लोगों ने, मोनोपोली का हमारे पास गेम है। मोनोपोली में एक रूल बुक है, इस रूल बुक को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं इस रूल बुक को फॉलो नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो मैं ऐसा बोल रहा हूं, या इस मोनोपोली के साथ कोई रूल बुक निकल कर नहीं आई, ये पॉसिबल है। कंट्री गेम इसके बिना, इस रूल बुक के बिना गेम चल सकता है, पर अगर इस गेम के अंदर सब अपने मन से कुछ भी काम करना शुरू कर दें तो ये गेम हम नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए जो बिहेवियर है, जो लॉज हैं, जो हमारे गवर्नेंस के बिहेवियर है, उनका होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना मस्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो ना हो, नॉट अ बिग डील। अगर हम बात करें यूके की, देखो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एग्जांपल है। अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो अलग अलग कन्वेंशन हैं, वो फॉलो करी जाती हैं। तो जो रूल बुक है, इंडिया में रूल बुक है, ये है बहुत अच्छा, बट रूल बुक को फॉलो करा जाना इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी रूल बुक ना हो, बट जो गेम के रूल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो करे जा रहे हो, तभी कंट्री रन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूके, यूके में यही चीज हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ केस लॉस की जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ। पहला केस है एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Constitutional restraints must not be ignored or bypassed if found inconvenient or bent to suit political expediency. We should not allow the erosion of principles of constitutionalism. इस केस में ये ले डाउन करा गया था, कोर्ट की जो वर्डिंग्स थी वो थी, the mere existence of a constitution by itself does not ensure constitutionalism. What is important is the political tradition of the people and the spirit. एक सेकेंड। The mere existence of a constitution by itself does not ensure constitutionalism. What is important is the political tradition of the people and its spirit and determination to work out its constitutional salvation through the chosen system of its political organization. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉलो हो रहा हो, इसके अंदर जो प्रिंसिपल इंस्टाइन है वो फॉलो हो रहे हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो पीपल हैं, और जो प्रॉपर डिटर्मिनेशन है, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेलिब्रेशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू निकल करके आ रहा हो, जो गवर्नमेंट बन रही हो इसके थ्रू बन रही हो, गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। In New India Assurance Company Limited versus Nusli Nivali Wadia, the court said that for proper interpretation of constitutional provision, not only the basic principles of natural justice have to be borne in mind, but also principles of constitutionalism involved therein. तो अगर हमको कोई चीज को इंटरप्रेट करना है, हमको इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, तो हमको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर वन, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडियल्टम पाल्टम एंड रूल अगेंस्ट बायस वगैरह, और सेकेंडली जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जिंदा रहना चाहिए, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये फिलोसफी जो है ये जिंदा रहनी चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये ना हो कि गवर्नमेंट ने कोई नया अमेंडमेंट ला करके चेंज कर दिया उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया कि इंसान की लिबर्टी हम खत्म कर देंगे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो है कि लिबर्टी खत्म नहीं हो सकती है आपकी। तो जो ये इंटरप्रिटेशन है उस चीज का, उसको उस बेसिस में करना पड़ेगा कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, जो आपका प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी खत्म ना हो।
सेकंड, आरसी पोडल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने इसमें कहा, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर. It is the political maturity and traditions of people that give meaning to constitution, which otherwise would merely embody the political hopes and ideals. इसका मतलब क्या, बहुत बड़ी बात कोर्ट ने यहाँ पर को कही है. कोर्ट ने ये कहा है कि इस डॉक्यूमेंट के होने से इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर इसका कल्चर भी हो. मतलब अगर किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो. बट ये तब हो सकता है जब वहाँ के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल मेच्योरिटी इतनी है कि लोगों को अलाउ चीज़ें करने दे रही हो. आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला, आपको जेल में बंद कर दिया और आपको जेल से बाहर बाहर आने दिया ही नहीं गया. उसके अलावा गवर्नमेंट जैसे गिरने वाली हो, गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथ पर ले ली, सब कुछ कर्व कर दिया. तो अगर ऐसी कंडीशंस निकल करके आ रही हों तो इन दैट केस जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब सर्वाइव कर पाता है, जब वहाँ के लोग, वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस चीज़ को सर्वाइव करने दे रही हो. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, ये किसी भी कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको डील अपॉन करता है कि कंपनी कोई कंट्री कैसे काम करेगी. तो इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पावर. गवर्नमेंट अपनी पावर को अब्यूज ना करे, गवर्नमेंट आपको बिना किसी मतलब के बंद ना करे. आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. तो जो आपके राइट टू लाइफ है वो कर्ब ना हो, वो बंद ना हो. It ensures that the people have liberty and get justice, which is crucial for a democratic country such as India. लोगों को जस्टिस, लोगों को न्याय मिले, लोगों को लिबर्टी, लोगों के पास लिबर्टी हो, लोग अपनी बातें फ्रीली बोल सकें, लोग अपने जो उनको काम करना है उस काम को फ्रीली कर सकें. गवर्नमेंट उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगा देते हैं कि लोग काम ही ना कर पा रहे हों, आपके घर से बाहर निकलना बंद ना कर दें. आप घर से बाहर निकलते हो, आप घूमते हो, आप फिरते हो, आप पैसे खर्च करते हो, अपनी मन की चीज़ें खाते हो. गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आज से मीट खाना बंद, आज से बाहर निकलना बंद, आज आज से आपका यहाँ जाना बंद. तो गवर्नमेंट ऐसे काम करना शुरू ना कर दे. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये आइडियोलॉजी है जो इसको प्रिजर्व करती है. It ensures proper governance within the country or state as it puts restriction on the overuse of state power, thereby protecting the rights of democracy. तो इसका मतलब क्या है कि ये इंश्योर करती है जो गवर्नेंस है प्रॉपरली हो रहा हो, उसके ऊपर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस पुट हो कि स्टेट जो है अपनी पावर को मिसयूज ना करे. जो पावर स्टेट को दे रखी है, स्टेट सिर्फ और सिर्फ उसी पावर का यूज कर सके. इट हेल्प्स इन बेटर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज एज इट डिनोट्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल. जितने भी लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उन सब लोगों के पास इक्वल राइट्स हों. जैसे यूएस है, वहाँ ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. इंडिया में हमारे पास 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. हमने देखा है किस तरीके से जो शूद्रास थे उनके साथ गलत चीज़ें होते आई हैं इन हिस्टोरिकल टाइम्स. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है वो ये इंश्योर करता है कि सब लोगों के पास इक्वल राइट हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो. It ensures that the state is based on specific rules and guidance, which states every person has a right to human dignity. हर इंसान के पास ह्यूमन डिग्निटी है, आप किसी की डिग्निटी से छीन नहीं सकते हो, आप किसी के साथ अनटचेबल वाला बिहेवियर नहीं अडॉप्ट कर सकते हो. आपको प्रॉपरली काम करना है, आपकी जो प्रॉपर रूल्स हैं उसके थ्रू आप गाइडेड होगे, आपको स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेंगी. अगर आप किसी के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हो, आप उसकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हो, वो आप नहीं कर सकते हो. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अगर हम इंडिया में बात करें कि क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, द आंसर इज यस, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है. फर्स्ट थिंग, जो हमारा कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, इट इज बीइंग रन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कंट्री इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रन करती है. हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसकी आइडियोलॉजी को, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. दैट इज अ मस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. नंबर 2, आर्टिकल 21 एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हमारे पास आर्टिकल 21 है विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हमारे पास राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है. हमारे बिना लॉ के प्रोसीजर के हमारे कोई भी राइट कर्ब नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं मार सकता, स्टेट हमें गोलियों से नहीं भून सकती, स्टेट हमें अपने बिना किसी मतलब की जेल में बंद नहीं कर सकती, बिकॉज वी हैव आर्टिकल 21 एंड वी हैव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. थर्ड, वी हैव फंडामेंटल राइट्स.
हम लोगों के पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजन, है ना। जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोगों के पास ये राइट्स हैं। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। हम इस आइडियोलॉजी को जिंदा रख रहे हैं। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जो बात करता है गवर्नमेंट की पावर क्या है, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है। हमारे पास एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिफ्थ, वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। ये पावर कैसे सेपरेट होगी? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। बॉडी की तरह, किडनी, हार्ट, लंग की तरह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हमारे पास separation of power भी है। In the state and city of Delhi versus Union of India, the court said that the constitutional functionaries owe a greater degree of responsibility towards this eloquent instrument, for it is from this document that they derive their power and authority, and as a natural corollary, they must ensure that they cultivate and develop a spirit of constitutionalism, where every action taken by them is governed by and is in strict conformity with the basic tenets of constitution। क्या कहा गया है इस केस में? गवर्नमेंट ने ये कहा कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, बॉडीज हैं, उनको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वाई? बिकॉज यही जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी से उनको पावर मिल रही है, इसी के थ्रू अपना काम कर पा रहे हैं। और इसको ज़िंदा रखना, इस आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखना, इसकी फिलोसफी को ज़िंदा रखना उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम इसके टर्म्स के थ्रू काम कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को पावर इसी से मिली है, जजेस को पावर इसी से मिली है, इलेक्शन कमीशन को पावर इसी से मिली है, एग्जीक्यूटिव को पावर इसी से मिली है। जितनी भी पावर का गेम निकल करके आ रहा है, सबको पावर इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू मिली है। दैट इज व्हाट दिस जजमेंट टॉक्स अबाउट। इसको अपहोल्ड करना, इसको प्रोटेक्ट करना इज मस्ट। नाउ हम बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक के बारे पे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, रिटन वर्सेस अनरिटन। ये जो एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे पास एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बताता है कि क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर है, सब कुछ दे रखा है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई एक रिटन फॉर्म पर नहीं होता है, बट अलग अलग तरीके से काम करते हुए आता है। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके के पास ऐसा कोई बुक नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके करके। यूएसए के पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव दैट। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बट यूके के पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस। वहां क्या है? वहां है स्टैट्यूट्स, वहां है कन्वेंशंस। उनके थ्रू जो चीजें गवर्न हो रही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। अब इसका मतलब क्या है? रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रिक्ट है। अगर मुझे इसे चेंज करना है, क्या मैं चेंज कर पा रहा हूं? इज इट इजी फॉर मी टू चेंज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? येस और नो? इज इट फ्लेक्सिबल इनफ? अगर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, मुझे लगा कि नहीं यार, आज जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है। वो जो लिखा गया है वो लिखा हुआ है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। अगर हमको लगता है कि टाइम के साथ साथ कोई चेंज की नीड निकल करके आ रही है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स। जो चीज़ लिख दी गई है वो लिख दी गई है, वो वर्ड ऑफ लॉ बन गया है, वो कमांड बन गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर लिखा गया है देयर शैल बी नो इलेक्शंस, देयर शैल बी नो इलेक्शंस। बट फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? देयर शैल बी नो इलेक्शंस, इस बार हम इलेक्शन कर लेते हैं। वाई? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंस है, नीड है, कोविड के टाइम पर चल रहा है तो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और लिखा है कि देयर मस्ट बी इलेक्शन एवरी 4 ईयर, तो हर 4 साल पे इलेक्शन होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट। दैट इज रिजिडिटी, जो है आपको रिजिडली फॉलो करना है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? कोविड आ गया, अब लोग घर से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे, महामारी चल रही है। इन दैट केस आप फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर लोगे कि चलो जब तक कोविड खत्म नहीं होता तब तक इलेक्शन पोस्टपोन कर दे रहे हैं।
4 साल के 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। ठीक है। सेकेंडली, चेंज करना कितना ईजी है कॉन्स्टिट्यूशन को। थर्ड इज फेडरल वर्सेज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, यूएस इज अ फेडरल स्टेट, फ्रांस इज अ यूनिटरी स्टेट। फ्रांस में क्या है, जो पावर है वो सब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक ही गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। इंडिया में आधी पावर स्टेट के पास है, आधी पावर सेंट्रल के पास है, राइट। तो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर को पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइडेड हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है। फेडरल का मतलब क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ोगे जब, आप देखोगे कि बात करिए यूनियन गवर्नमेंट की, बात करिए स्टेट गवर्नमेंट की, बात करिए यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट की, तो जो ये सिस्टम है ये फेडरलिज्म को शो करता है। देयरफॉर इंडिया इज अ फेडरलिस्ट नेशन, इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटी पे क्या होगा? सारी पावर जो होगी यूनियन के पास होगी, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, सारी पावर स्टेट के पास होगी। फिर आता है रिपब्लिकन वर्सेस मोनार्की, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन का मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया के हेड ऑफ स्टेट है। और इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव इनको चूज करते हैं, राइट। हम इनडायरेक्टली अपने हेड को इलेक्ट कर रहे हैं। मोनार्किक में क्या होता है? मोनार्की में क्या होता है? एक फैमिली है, जैसे किंग है, किंग की फैमिली है, वही राजा बनते हुए चलते हुए आ रही है, वही सारा काम करते हुए आ रही है। सऊदी अरेबिया है, प्रिंस वगैरह, सऊदी अरेबिया के प्रिंस वगैरह हैं, वहाँ किंग वगैरह हैं, राइट। तो मोनार्किक में, मोनार्किक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जो राजा है उन्हीं के बच्चे राजा बनेंगे, उन्हीं की फैमिली से राजा को राजा बनेगा, कोई मोनार्क बनेगा, कोई हेड ऑफ स्टेट बनेगा। रिपब्लिकन पे हम लोग अपना हेड ऑफ स्टेट खुद चूज करते हैं। फिर आता है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट है। जैसे यूएसए है, यूएसए में सारी पावर किसके हाथ पर आती है? द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के हाथ पर, पोटस के हाथ पर। पार्लियामेंट्री में क्या होता है? पार्लियामेंट्री पे हमारे पास एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अलावा एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। पार्लियामेंट्री देखो, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर को भी है। अगर हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, यूएस के अंदर प्रेसिडेंट है, यूएस के अंदर फिर एक कांग्रेस है और जुडिशरी है। कांग्रेस का काम है लॉ इनेक्ट करना, पर सारी पावर किसके हाथ पर है? सारी पावर हाथ पर है प्रेसिडेंट के, ही इज दी हेड। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या होता है? पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंट है हमारे पास, बट वी हैव प्राइम मिनिस्टर एज वेल, वी हैव कैबिनेट मिनिस्टर एज वेल। प्रेसिडेंट को इनकी बात सुननी पड़ती है, बिना इनकी बात सुने प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकती। एंड दीज आर ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, राइट। फिर आता है इनेक्टेड एंड इवॉल्व। इनेक्टेड का मतलब क्या है? कि अब आपने इनेक्ट कर रखा है, आपने खुद को बनाकर दे दिया। इवॉल्व का मतलब कि टाइम के साथ साथ निकल करके आ रहा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इसको इनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व है, जुडिशियल डिसीजंस निकल करके आ रहे हैं, कन्वेंशंस निकल करके आ रही है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया है, दैट इज डिफरेंस। फिर आता है फ्लेक्सिबल वर्सेस इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल का मतलब हमने अभी बात करी थी, कितना इसको अमेंड करना कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है इसको अमेंड करना, यहाँ पर को आप बात कर सकते हो। फिर आता है लिबरल वर्सेस अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल कितना है, कितना अथॉरिटेरियन है। लिबरल का मतलब कितना आपको राइट्स दे रहा है, अथॉरिटेरियन के अंदर कितनी पावर गवर्नमेंट के हाथ पे दे रहा है, दैट इज डिफरेंस। कोडिफाइड वर्सेस अनकोडिफाइड। कोडिफाइड मतलब इसको हमने कोडिफाई कर रखा है, हमने इसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे दे रखा है। अनकोडिफाइड का मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट के फॉर्म पर अवेलेबल है, वो मॉरल्स के ऊपर बेस्ड है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उनके ऊपर बेस्ड है, अलग कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम कॉन्स्टिट्यूशंस को इन कैटेगरी पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम अपनी जो हमने बात की इसको समराइज करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड presidents that determine the power and duties of government. It can be written or unwritten. It serves as a framework for governance and outlines rights and responsibilities of citizens. That is the first way to summarize it. कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बात करता है कैसे कोई कंट्री गवर्न करेगी। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी अनरिटन, जैसे यूके और
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर लें, एंड इट टॉक्स अबाउट अ फ्रेमवर्क कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सिटीजन के राइट क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. Then comes constitutionalism. It aims to prevent the arbitrary exercise of power and protect individual rights. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल राइट्स. लाइक फॉर एग्जांपल मैग्ना कार्टा ऑफ 1215. अगर आपको इसके बारे में पता होगा, आपने पढ़ा होगा, 1215 पर एक मैग्ना कार्टा निकल करके आया था, जिससे जो राजा की पावर थी छीन करके लोगों के हाथ में दे दी थी, राइट. So this is what constitutionalism actually means. It refers to the adherence and respect for the principles and rules laid down in constitution. यहाँ जो rules लिखे गए हैं, यहाँ जो principles लिखे गए हैं, इनको आप follow कर रहे हो, नहीं follow कर रहे हो, जो philosophy है, that is constitutionalism. It ensures the limitation of government power and promotes the rule of law. जो government की power है, इसको हम curb कर रहे हैं, and हम rule of law को promote कर रहे हैं. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, ओरिजिन पर, फॉर्म पर, कंटेंट पर, अमेंडमेंट प्रोसीजर पर. ओरिजिन पर कैसे कर सकते हैं? हिस्टोरिकल है, कन्वेंशनल है, क्यूमुलेटिव है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, इवॉल्व होकर के आया है, ये इनेक्ट होकर के आया है. दिस इज ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन. इवॉल्व होकर के आया तो इसकी पूरी हिस्ट्री है, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है. फिर धीरे धीरे करके स्टैट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजंस. यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज हिस्टोरिकल, कन्वेंशनल एंड क्यूमुलेटिव. Indian constitution is enacted. Difference. Form based classification include written and unwritten constitution. कैसा constitution है? written है, unwritten है, ठीक है. Content based classification rigid है, flexible है, कैसा है. Form based में क्या है? ये written है, यूके का unwritten है. Content based में क्या है? rigid है या flexible है. चेंज करना इजी है, डिफिकल्ट. इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, कंटेंट का मतलब ये है. अमेंडमेंट कैसा है? रिजिड है, इजी टू अमेंड है, कैसा है, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो कमेंट में मेंशन कर देना. मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.